शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए और खरीदने या बेचने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं ज़्यादातर लोगों ने आज मनाई है रक्षाबंधन, कई लोग कल मना रहे हैं, पर मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जब भी मनाएं खुशी से मनाएं, मस्ती से मनाएं। आज हमने भी अच्छे से मनाया रक्षाबंधन और बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया, खूब खाया पिया। तो अब चर्चा को जारी रखते हैं। हालांकि आज बाजार खुला हुआ था क्योंकि रक्षाबंधन में बिजी था, पर मैंने आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से एक नई स्ट्रैटेजी को एक नए तरीके से लगाया। मुझे समस्या आ रही थी कैश जनरेट करने पे। कारण ये है कि कैश मेरा ओवर यूज़ हो गया है और डेट फंड में पैसे पड़े हैं। डेट फंड के पैसे निकाल के मैं स्टॉक्स में लगा सकता हूँ, पर मैं डेट फंड्स के पैसे यूज़ नहीं करना चाह रहा। जितना पैसा डेट फंड में मैं उसको स्टेटस को उसका रखना चाह रहा हूँ, उसको मैनेज करना चाह रहा हूँ, उसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। ये मेरी दिली इच्छा है। तो अब क्या, अब कैसे, अब किस तरह से, अब कैसे, अब क्यों, किस, कैसे, सब ये प्रश्न उठ रहे थे, जिसके चलते मैंने आज एमकेजे फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी का इजाद किया। तो वो स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, आप कई बार कहेंगे भी एमकेजे नाम लिखा है, एक्चुअली बातें तो नोन ही होती हैं, पर उसको अडेप्ट करना, उसको मॉडिफाई करना, अपनी नीड्स के हिसाब से सही वक्त पे लगाना, एक ऑब्जेक्टिव के साथ लगाना, पर्पस के साथ लगाना और एक स्ट्रैटेजी बना लेना, उस पर विचार किया गया। आज उल्टा मैंने देखा जाए एमकेजे फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी और एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी, दोनों पे अलग अलग तरीके से काम किया। एक मैंने रिलायंस में काम किया, एक मैंने एलएनटी में काम किया। दोनों शेयर बतेरे अच्छे हैं, जिसके चलते मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एलएनटी के अगर शेयर्स मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे, तो अच्छे रेटों पर प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से निकल जाएं और रिलायंस के शेयर अच्छे रेटों पे आ जाए। क्योंकि एलएनटी पे मैंने काफ़ी वेट किया। सर, इसकी सिनॉप्सिस मैं बना रही हूँ। आज सिनॉप्सिस बनाने आपने, आज शेयर कर देंगे आप, ये व्हाट्सएप के साथ फिर यूट्यूब पे, दोनों के साथ, बड़ा ज़रूरी है। और ये व्हाट्सएप पे बैरिल के लिए है और यूट्यूब पे ओपल एक्सक्लूसिव है। बना रही हूँ फाइनल। तो अब इस स्ट्रैटेजी को हम लगातार लगाएंगे। बहुत समय से कहते ना मैं फ्यूचर में काम नहीं कर रहा था, अब इसमें काम करूँगा। देखो एक्चुअली मुझे ना कोई हड़बड़ाहट नहीं है। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से मुझे एक बात समझ में आ गई है कि शेयर बाज़ार में मुझे सदा ही मुनाफा कमाना है। और इसका श्रेय अगर आप ये सोचते हैं मेरे पर जाता है, बिल्कुल नहीं। ये सारा श्रेय भगवान प्रभु के आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामनाएं। ये दोनों मिलाकर मुझे शक्ति प्रदान करती हैं और सही वक्त में मेरे दिमाग में थॉट डालती हैं। और थॉट ऐसे नहीं होता चलते फिरते आ जाता है, ज़्यादातर थॉट मुझे नींद में आते हैं। मैं सो रहा हूँगा, कोई बात रात को खटा करी होगी, दिमाग में होगी, सपने में, जागते हुए, निद्रा में, मतलब मिक्स रहता है। और वो एकदम नींद खुलती है तो मुझे लगता है यार ये मेरे दिमाग में बात आ गई। तो ये प्रभु की असीम कृपा है कि ज़्यादातर मेरी समस्याओं का निवारण नींद में ही होता है। नींद में, ख्वाब में आता है। आपको अजीब लगेगा, मैं आपको बहुत पुराना किस्सा सुनाता हूँ। एक बारी शेयर्स हमारे आ नहीं रहे थे, ने ट्रांसफ़र के लिए भी आया ही नहीं, इतना समय बीत गया। तो एक दिन वो नींद में आया कुछ ऐसी, मैं उठा फटाफट सुबह, मैंने डैडी को कहा पापा देखना ये रीज़न होगा, और बाद में चेक किया वही रीज़न था। ये बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, प्रभु की असीम कृपा है और आपकी तो शुभकामनाएं भी जुड़ गई हैं, तो कामयाबी मिलना संभव ही है, मतलब सुनिश्चित है, निश्चित है। तो अब जो कैश की समस्या थी और मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा था, इस स्ट्रैटेजी के चलते एक्चुअली मुझे समस्या पता क्या आ रही थी? मुझे समस्या ये आ रही थी कि अगर शेयर बढ़ जाता है तो मेरा शेयर निकल जाता है, और अगर शेयर नहीं बढ़ता है तो मुझे कुछ नहीं मिलता है। इस तरह की एक विचित्र सी ना, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा था।
कामयाबी से हासिल नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा रिलैक्स किया। मुझे फंड्स की भी ज़रूरत है, मैं फंड्स नहीं रिलीज़ कर पा रहा था। तो इस स्ट्रैटेजी के चलते फंड्स भी रिलीज़ होंगे, बाजार गिरेगा तो भी मुनाफा आएगा, बाजार चढ़ेगा तो भी मुनाफा आएगा, और फंड्स भी रिलीज़ होंगे। ये मैं बता रहा हूँ MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी के चलते। तो अब क्योंकि मैंने काफ़ी शेयर्स जनरेट कर लिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि समय समय पे शेयर्स निकलते भी रहने चाहिए, ताकि कैश का सर्कुलेशन बना रहे। तो कैश नहीं होता तो मुश्किल आती है, फिर मैं ज़्यादा पोजीशनें भी नहीं बना पाता। तो इस तरह से हर तरह की स्ट्रैटेजी को लेके ना चीज़ें कर रहा हूँ, और जो आपको आने वाले वक्त में देखने को मिले। तो अब बात रही है तो सब, अब बाज़ार की बात करें यार। देखो, मुझे आज जिस तरह से बाज़ार भागा, कल भागा, तो अच्छा लगा। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत प्रॉफिट बढ़ गया, बड़ा अच्छा लगा। और आज बाज़ार फ्लैट ही रहा है, तब भी मेरा पोर्टफोलियो अच्छा बढ़ा है। ये तो देखो, मेरी विशफुल थिंकिंग ये है कि बाज़ार बढ़े, विशफुल थिंकिंग। पर जो मेरी गट फीलिंग है, जो मेरी एक्सपीरियंस है, जो मुझे चार्ट्स में नज़र आता है, चार्ट्स को भी ना सिर्फ चार्ट देखने से कुछ नहीं होता, आपकी अपनी फीलिंग भी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं गट फीलिंग है, जिसको कई लोग गट फीलिंग कह देते हैं, या कोई लोग कहते हैं कि मेरे को एक इंस्टिंक्ट है मेरा ये, या एक पूर्व आभास, हिंदी में और प्यारा शब्द है पूर्व आभास, इंट्यूशन हो रही है मुझे कि ऐसा होना चाहिए। वो बड़ा काम करता है, बड़ी मदद करता है। आपने देखा होगा सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हरियाली में है, तब भी मैं कह रहा हूँ यार बाजार मुझे भारतीय कमज़ोर लग रहे हैं। और आज इस बात की फिर पुष्टि हुई देखा जाए, जबकि अगर मैं बताऊँ, आज अगर हम एशियाई बाज़ार को देखते हैं, एकमात्र चाइना का A50 गिरा हुआ था, बाकी सब बाज़ार अच्छे तेज़ थे। और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाज़ारों में तो 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। अगर मैं यूरोप की तरफ चलता हूँ इस वक्त, तो यूरोप में इस वक्त मिले जुले संकेत हैं। ज़्यादातर बाज़ार हल्के फुल्के गिरे हुए हैं, ज़्यादा गिरावट नहीं है, 0.25% से कम की है। और 2 बाज़ार हरियाली में 0.25% से कम, मतलब आप कह सकते हैं हल्का फुल्का है। यूएस के, अमेरिका के चारों इंडेक्स यूएस के हरियाली में, बोस्पा हल्का सा गिरा हुआ है, और कनाडा 0.32% चढ़ा हुआ है, यानी ठीक ठाक सा माहौल है। पर हमारे देश की बात करें ना, तो वहाँ आप देखेंगे निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिली अच्छी, ½ % से ज़्यादा की, और निफ्टी 50 फ्लैट बंद हुआ, ऑलमोस्ट ज़ीरो। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखो, मुझे तब लग रहा था, जब मैंने आपसे कहा था, याद होगा, कि बाज़ार 19,000 काटेगा, इसकी संभावना 75% है, 20,000 काटेगा, इसकी संभावना 50% है। फिर मैंने कहा 19,000 काटेगा 90% है, 20,000 काटेगा 60-75% है। फिर अल्टीमेटली 20,000 काट गया। फिर मैंने कहा 21,000 काटने की संभावना जो इस वक्त बन रही है वो करीबन 50% बन रही है। माहौल सुदृढ़ रहा वहाँ, थोड़ी देर मैंने कहा 50 से 60% के आसपास चांस हो गए, थोड़ा बड़े। लेकिन उसके बाद बाज़ार में ना परिवर्तन आ गया। मैं ऐसा नहीं, मैं विशफुल थिंकिंग तो मैं चाहता हूँ 21, 22, 23, 24 हो भाई, तगड़ा मुनाफा होगा। लेकिन इंडेक्स उसके बाद जब करवट ली, फिर मैं थोड़े समय तक यही कहता रहा भाई 21 काटेगा, 21 काटेगा, 21 काटेगा, लग रहा है। लेकिन फिर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मैं थोड़ा सा ना ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ट्रेंड के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने देखा यार ट्रेंड नेगेटिव हो गया। अब मुझे लगा मीडियम टर्म के लिए बाजार गिरेगा, और मुझे 18,800 नज़र आने लगा। हालांकि शुरुआत में नज़र नहीं आया, शुरुआत में मुझे था भाई 19,500 तक आ जाना चाहिए। अब मुझे लगता है 18,800 के आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं असाइन करूँ तो लगभग 60% है। 19,000 आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 75% है, सीधी सी बात। उसके बाद जब पहुंच जाएगा फिर का फिर देखेंगे। अभी तो ये नज़र आ रहा है, जिसके चलते अब कल बाजार ने बड़ा अलग रिएक्शन दिया, परसों थोड़ा अलग रिएक्शन दिया, तो मैं भी थोड़ा सा था कि हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। और बुराई क्या यार, गलत हो जाएंगे, कोई गोली चल जाएगी, कोई हम कोई अंतर्यामी थोड़ी है, नॉस्ट्रमस थोड़ी है। बाजार देखो, अब देखिए यहाँ वाले फेज़ में एक बार डर लगा था कि बाजार काटेगा, अब इस वाले फेज़ में डर लगा था। पर आज जिस तरह से कैंडल बनी, मिडल बोलिंजर बैंड के आसपास खुली, उसको काटा, फिर गिर गई, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर खुली, फिर 50 डेज मूविंग एवरेज के डिसिसिवली नीचे खी, कल की क्लोजिंग से भी हल्की सी नीचे के आसपास ही कह लीजिए, हल्का गिर के खुली। तो जिसका मतलब मुझे तो साफ संकेत नज़र आ रहे हैं कि बाज़ार जो है, देखिए कल की क्लोजिंग से बिल्कुल सटीक आसपास ही गिरी है। और अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो मेरे ख्याल थोड़ा सा हल्की हरियाली दिखा रहा है, मेरे हिसाब से हरियाली थी नहीं है, ये लास्ट में एवरेज कर देता ना 15 मिनट का, उसकी वजह से हरियाली में आ गया। वैसे ये गिरा था बाजार में, तो आज उसने बाजार ने लास्ट के क्षणों में बनाया 29,334 का लेवल, और 29,342 था। मतलब 40, मुझे ऐसा याद है कुछ 41 के आसपास था। हालांकि यहाँ पर ये 5 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है, 0.02% बढ़ के बने। सारा दिन देखिए अच्छे ऊपर लेवल पर, लास्ट क्षणों में गिरा। यही मैं उम्मीद लगा रहा था, मैं सारा दिन देख रहा था
और फिर मैं थक गया था यहाँ पर, मैंने एक ट्रेड ले लिया, हालांकि वो ट्रेड मैं लेना नहीं चाहता था, रिलायंस का पुट का एक ट्रेड था पर मैंने ले लिया। फिर मैं दूसरा फ्यूचर और कॉल का लेना चाह रहा था, वो बाद में मुझे यहाँ के लेवल पे आसपास कहीं मौका मिला हुआ, लास्ट के क्षण में मैंने इसको भी ले लिया, कवर कर लिया, सोची समझी रणनीति के हिसाब से। रिलायंस कमज़ोर है तो मुझे लगा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, मौका चूकना नहीं चाहिए। हालांकि जब कोई शेयर गिरता है, मैं इस बात को पहले क्लियर कर दूँ कि वो गिरता ही चला जाता है, ये साइकिल्स में चलते हैं और गिरते हैं तो बहुत गिर देते हैं, ऐसे लेवल दिखाए थे जिसकी कल्पना भी नहीं की होती और आदमी फंस जाता है, कैश होता नहीं है। मेरी भी समस्या है, कैश नहीं है, अक्टूबर की पोजीशन है, तो इसलिए मैं अक्टूबर में कैश जनरेशन पर भी ध्यान दे रहा हूँ। और हो सकता है अगर बीच में बाज़ार भागेगा तो एक बड़ी बिकवाली करके कम से कम पैसा जनरेट करूँ 25-30 पैसे, ताकि अपनी पोजीशन को सुदृढ़ बना सकूँ। ये मेरे मन में बिल्कुल इस वक्त बैठा हुआ, 25-30-50 रुपये पैसे निकालने ही निकालने हैं। मतलब मन जैसे कहते हैं ना, बन गया मन में आ गया, निकालने चाहे कुछ हो जाए। तो ये मैंने आपको सारी कहानी, किस्से, बातें समझाई। बाकी देखते हैं, प्रभु की आशीर्वाद बनाने चाहिए, सब काम हो जाते हैं, बस प्रभु की कृपा रहनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रभु की कृपा। जिस पे प्रभु का कृपा होता है ना, वो कभी मार नहीं खाता जीवन में। तो अब देखिए मेरे हिसाब से तो बाज़ार अभी यहाँ से, देखिए मैं तब से कह रहा था आपसे, जब यहाँ आया था ना ये बाज़ार, तब मैंने कहना शुरू कर दिया था कि यार ये लगता है डिसिसिव कट गया। फिर जब ये ऊपर जाके नीचे आया तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर अब नीचे, अब और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो मेरा ये विचार है, बाज़ार 18,800 काटेगा, इस बात की संभावना 50 से 60% है। 19,000 काटेगा, इस बात की संभावना 75% है मेरे हिसाब से, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओपिनियन है, ओपिनियन तेल लेने जाता है ऑपरेटर के सामने। सच बातें कहने में कभी आदमी को शर्माना नहीं चाहिए। अब अगर हम ओवरऑल बाज़ार की बात करें तो आज मार्केट मूड बड़ा है, हालांकि एक्सट्रीम फियर है, मुझे पता नहीं क्यों बड़ा है, शायद ओपनिंग बेटर हुई इस वजह से बड़ा है, लेकिन जिस तरह से क्लोजिंग हुई है मेरा ख्याल तो ये घटना चाहिए था इंडेक्स को। बाकी ठीक है, अब जो ये मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ, टिकर टेप से निकालता हूँ, वहाँ से बता देता हूँ। आज ये वाला फेवरेबल है, थोड़ा सा बेटर है, फेवरेबल है, टिक, ये एडवर्स है, ये हल्का सा फेवरेबल है, ये हल्का सा, तो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर तो फेवरेबल है। एफआईज ने फिर बिकवाली करी, ये वाला डेटा आया नहीं, अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, आप उस पर देख सकते हैं। और 1323 करोड़ रुपए की डीआईएस ने खरीदारी करी, कुल मिला के 828 करोड़ की बड़ी खरीदारी आई। ये वाला डेटा भी टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ आ जाएगा। ये मैंने आपको समझा ही दिया। आज का पीक अगर देखेंगे ना, यहाँ शुरू इसी दौर में कहीं बार टच किया है 19,452 के आसपास का। आज टाटा स्टील, वेदांता नहीं चल रहा है यार, वेदांता में भी आज थोड़ी पकड़ नजर आई, हल्की सी पकड़ नजर आई। वेदांता किसी वक्त भी करवट लेगा, ऐसा मेरा मानना है। वेदांता में इस प्रॉब्लम मेरी है कि 7 फ्यूचर बेचे हुए, खरीदे हुए, कैश नहीं है, इल्ला। तो हो सकता है मुझे मजबूरन वेदांता से प्रॉफिट में निकलना पड़े, कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ, तो प्रॉफिट में निकल जाऊंगा, और क्या होगा, जो प्रभु मंजूर। मारुति सुजुकी, आइशर मोटर, M&M, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, HCL टेक, ये सब शेयर भागे हुए थे और गिरने वाले शेयरों में ये प्रधान थे। और इधर तक आप देखेंगे 1% की गिरावट देखने को मिली। हीरो मोटर का सुबह बड़ा अच्छा मजबूत था, बाद में गिर गया। ये सारी कहानी आपके सामने है। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करते हैं, बाजार बंद हुआ 19,350 के आसपास, 19,300 पे कॉल राइटिंग कम हुई है, पुट राइटर्स का कब्जा, यानी 19,300 एक बहुत सपोर्ट बन गई है कल के लिए। एक बार कल कट सकती है और फिर वापस चढ़ सकती है। 19,500 पे कॉल राइटर्स का कब्जा है, पुट राइटर्स कम है। 19,400 पे कॉल राइटर्स का कब्जा है, पुट राइटर्स से कम है। तो कल के लिए मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक बार बाजार 19,300 के नीचे भी जाएगा और एक बाजार 19,400 के ऊपर भी जाएगा, और एक्सट्रीम केस में 19,500 के ऊपर भी कल जा सकता है। अब ये शुरू में होगा, आखिर में होगा, बाद में देखने को पता चलेगा। हो सकता है अगर कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत खुले तो शुरू में बाजार ऊपर को खुले और 19,500 काटने की कोशिश करे और फिर गिरता 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 एक बारी को 19,300 भी काट दे। ऐसा कल आप असंभव सा कार्य देख सकते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है यार,
19,300 19,400 तो कल कटेगा ही कटेगा। 19,500 भी एक बारी को कहता है कट सकता है, पता नहीं क्यों कह रहा है मन क्यों कह रहा है पता नहीं। 19,600 कट सकता है अगर ऑपरेटर ने पुट कॉल बेची हुई है तो 19,600 भी कट सकता है। नहीं, कॉल खरीदी हुई है, सॉरी, कॉल अगर ऑपरेटर ने खरीदी हुई है तो 19,600 भी कल एक बारी को कट सकता है। भयंकर काम कल हो सकता है अगर यहां पर ऑपरेटर की पोजीशन जो है कॉल बाइंग की है तो ये सारे लेवल कल कटते हुए नजर आएंगे। अभी ऑपरेटर बहुत शक्तिशाली होता है। मैक्सिमम पेन तो 19,400 पे, तो कल का सेशन एक जबरदस्त सेशन बन सकता है। पर मेरे को लगता है 19,300 19,400 तो कल ब्रीच होंगी, पूरा मेरा इसमें फीलिंग्स ही आ रही है। बाकी देखते हैं, गट फीलिंग है। पीसीआर आज काफ़ी गिर गया, यानी बाजार में पूरी कमजोरी के संकेत बने हुए हैं। निफ्टी बैंक का भी वही हाल था, 44,495 बंद हुआ था, बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग 200 पॉइंट के आसपास, 44,706 पे खुला, एक पीक बनाया 44,780 के आसपास का, फिर गिरता रहा, लास्ट में काफ़ी गिर गया। बॉटम बनाया 44,149 का, फिर हल्का सा चढ़कर 44,232 पे 250 पॉइंट से ज़्यादा 0.6% की गिरावट के साथ बंद हुआ। HDFC बैंक जो बहुत बढ़िया सुबह परफॉर्म कर रहा था अल्टीमेटली गिर गया। इसका बड़ा वेट है क्योंकि 0.73% यही गिरा है, बड़ा भारी वेट है इसका। फिर ICICI बैंक का सपोर्ट था, SBI का सपोर्ट था, ये बड़े शेयर हैं। फिर अगर थोड़े बड़े में देखा जाए तो इंडसइंड बैंक था, बड़े शेयरों में गिरावट देखने को मिली। छोटे शेयर चढ़े तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाजार में अच्छी गिरावट आज होती हुई नजर आई। और एक बंधन मिड साइज बैंक है लेकिन ये भी खासा गिर गया। तो ये सारी कहानी थी। और इसमें आप देखिए जो ये कैंडल थी, देखा जाए तो 1 2 3 4 दिन की क्लोजिंग एक दिन की कैंडल ने साफ कर दी पूरी तरह से। और जो बुलिश क्रॉसओवर हल्का सा बना था वो कमजोर हो गया, RSI में भी डाउनफॉल देखने को मिला। इसके मुकाबले अगर आप निफ्टी बैंक का देखते हैं, अभी भी बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, हालांकि वो कमजोर होता जा रहा है और RSI मजबूती से 45-46 पे टिका हुआ है। पर पता नहीं क्यों मुझे ट्रेंड अभी भी डाउन लग रहा है। तो कल हो सकता है एक बारी को गैप अप ओपनिंग हो, शुरू में बाजार और ऊपर भागे फिर गिर जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। पर मैं बता दूं बेटे, मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर ऑपरेटर ने कॉल बाइंग आज दबा के करी है ना, कल कॉल राइटर्स की मम्मी पापा कर देगा शुरू में तो। और अगर उन्होंने भी पोजीशनें नहीं काटी, सपोज कॉल राइटर भी अड़ गए, पहन के टके देखेंगे ऐसे, नहीं कट दे, अभी गिरेगा, हल्ले गिरेगा, तो साला वो खींच देगा बोरो में कि तुम साले मर जाओ। और अगर कॉल राइटर्स भागे, पोजीशनें काट, सबके स्टॉप लॉस, क्योंकि ये ना बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर्स होते हैं, ये फटाफट काटते हैं। इन्होंने अपनी पोजीशनें काट दी सुबह सुबह, भागा ऊपर की तरफ और इन्होंने काटी, फिर देखो कैसे बाजार गिरेगा लास्ट में, आप चकित रह जाओगे। ऐसा मुझे लगता है, विद डिस्क्लेमर कि सब कुछ मिथ्या है, गलत भी हो सकता है। तो ये थी सारी आज की कहानी। अब अगर आप देखेंगे, मैंने आज 5 नई पोजीशनें बनाई, कोई स्क्वायर ऑफ नहीं, कुछ नहीं। अब अंडा स्क्वायर ऑफ करूँ, कॉल ही बची हैं, पुट्टे तो बची नहीं। पुट्टे किसकी बची हैं? खास कोई पुट्टे बची नहीं है मेरी, इक्का दुक्का सब निपटा दिए, सितंबर तक की मैं निपटा दी। पोजीशनें बड़ी हल्की हुई हैं मैंने। अब अगर बाजार गिरता है एक अच्छी लेवल पे, मैं पुट्टे बेचता हूँ, फिर तो मज़ा आएगा रिकवरी के साथ। अब हिसाब से देखो, मैं आपको एक ट्रिक वाली बात बताता हूँ चार्ट में। हालांकि ये बतानी बात तो नहीं समझ भी आएगी कि नहीं आएगी, और मुझे बतानी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो डाटा को अगर आप देखोगे ना, देखो ये देखो, जो नियम कहता है इंडेक्स लेवल पे, मैं नहीं करता इंडेक्स में ज़्यादा काम आजकल। इंडेक्स में बचता ही कुछ नहीं, एक तरफ का दायरा होता है। जब यहाँ लोअर बोलिंजर बैंड के नज़दीक कैंडल आ जाएगी इधर तक, तब पुट्टे बेचनी चाहिए, तो आप बीच में रिकवरी के साथ निकल सकते हैं। अब यहाँ से अगर बाजार भागता है, थोड़ा इधर आ जाती कैंडल सपोज, तो कुछ कॉलें बेच देनी चाहिए। अब कल क्योंकि आज रक्षाबंधन थी, मैं इतना ट्रैक नहीं कर पाया, फिर भी मैंने बहुत बड़े वाले सौदे आज किए, फ्यूचर में काम कर दिया।
कल मैं थोड़ा सा इसमें अपनी निगाहें बना के रखूँगा और ट्रेड करूँगा। तो देखो यही सब बातें होती हैं जिसके द्वारा मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड बताने की कोशिश करता हूँ, कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे बाज़ार को समझना है, कैसे कैश जनरेट करना है, क्या करना चाहिए। ये सब बातें मेरा सिखाने का पर्पज़ है, क्योंकि मैं कभी किसी को कोई नहीं कहता ये चीज़ ले लो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ये बेच दो इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। ट्रेड रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अब कोई शेयर है, वो टाटा मोटर है, 600 आ गया सपोज, लोगों की सूसू निकल गया, लुंगियाँ खुल गई, जियो फाइनेंशियल लोअर सर्किट में लग गया, लोगों की सूसू निकल गई, माल बेच दिया लोगों ने, कहा ये 100 रुपये हो जाएगा, मैंने खरीदा, मेरा रिस्क कैपिटल ज़्यादा था ना, मैंने रिलायंस में कमाया, मैंने कहा चलो नुकसान हो जाएगा देख लेंगे, तो मुझे चिंता नहीं, मैं आराम से सोया। तो मेरे रिस्क कैपिटल को सूट करता है ना। जिसका रिस्क कैपिटल कम है, जिसके पास फंड्स कम है, जिसने अभी कमाया नहीं है, वो तो वेट ही करेगा ना। कई लोग कहते हैं तुम पागल हो वेट कर रहे हो, ठीक है भैया, कम कमा लो, अच्छा है, नुकसान नहीं होना चाहिए। शेयर बाजार का पहला नियम, नुकसान नहीं होना चाहिए। और कई बच्चे कहते हैं सर पैसे किसी के पास ज्यादा हो वो तो कमा ही लेता है, ऐसा नहीं है। पैसे ज्यादा वाला भी नुकसान करता है। हर्षद मेहता के पास जितना पैसा था उतना तो आप और मेरे पास आज की डेट में, उसका उस वक्त तो मनी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी कम थी, आज वैल्यू ऑफ मनी अलग ज़्यादा थी, आज वैल्यू ऑफ मनी कम है। उस जितना पैसा उसके पास था आज कन्वर्ट करोगे ना तो उड़ जाएंगे, पर उससे नुकसान हो गया। बात यह है कि जो भी आपका लेवल है उसके आप ऊपर ओवर ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे। मेरे से भी ओवर ट्रेड हो जाता है, ऐसा नहीं है मेरे से नहीं होता है। मैं रोज अपने आप को समझाता हूँ, सुबह उठता हूँ रोज समझाता हूँ, मनोज ओवर ट्रेड नहीं, बचना ओवर ट्रेड से मैंने खुद कहा, खुद को ही कहना पड़ता है, पर फिर भी हो जाता है। लेकिन ये ना मैं समझाता रहता हूँ तो उतना ओवर ट्रेड नहीं होता ना। जहाँ मुझे ओवर ट्रेड की फीलिंग आती है मैं अपनी पटरी बदल लेता हूँ। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अगर बाज़ार भागता है तो मेरा ध्यान केंद्रित फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी पे रहेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि अगर बाज़ार बढ़ा MKJ फ्यूचर पुट में तो मेरे पास कैश आ जाएगा, बाज़ार गिरा तो मेरी और इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। शब्दों पे ध्यान दें। अभी क्या होता है, मैं जब सिर्फ पुट्टे बेचता हूँ ना तो बाज़ार गिरता है, पुट्टे इंदा मनी होती है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे हैं नहीं लाला, पैसे नहीं है, तो बाज़ार जब गिरेगा तो प्रॉफिट मुझे उतना ही होगा जितना पुट बेचने पे होता है। पुट बेचने तो प्रॉफिट क्या होता है, डिलीवरी उठानी पड़ती है, कॉल बेचने से हो जाता है प्रॉफिट, लेकिन साथ में पुट भी बेचता है आदमी। तो पुट बेचूंगा उस हिसाब से कि बाजार गिरे तो डिलीवरी ना उठानी पड़े और मुनाफा घर आ जाए। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी है जिसकी चर्चा आजकल मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी इन स्ट्रैटेजीज को देखना समझना चाहें, दीज आर नॉट टिप्स, मैं किसी को टिप नहीं देता हूँ। आप स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझना चाहें, सिनॉप्सिस समझना चाहें, वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के 7011 323 077 7011 323 077 या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी मेरा एजुकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम बड़ा सिंपल है, इसमें कोई टिप नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कोई काम स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, उसको लगाता हूँ, उसके सिनॉप्सिस देता हूँ, उसके फंडामेंटल्स बताता हूँ। और मेरा साफ ये आप लोगों को सजेशन होता है कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किसी ने लगानी नहीं है। आप सीखो, फिर अपने रिस्क एपेटाइट को देखो, जब आप परफेक्ट हो जाओ तब अपने हिसाब से उन शेयरों में काम करो जो आपके पास है। देखो मैं ये स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ इस वक्त, MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रैटेजी, मेरा अभी टारगेट है LNT। अब मेरे पास LNT है तो मैं लगा रहा हूँ, जिसके पास LNT नहीं है वो कैसे लगा पाएगा? क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी का बेसिक असम्पशन है कि मेरे पास LNT होनी चाहिए और मल्टीपल लॉट्स, मेरे पास कई सारे लॉट है। दूसरा टारगेट ये स्ट्रैटेजी लगाने का मेरा पड़ेगा टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर की वेट कर रहा हूँ, टाटा मोटर थोड़ा सा भागे, डार्लिंग 650 के पास आ जाए तो इसे लगाऊंगा। पर मैं सोच रहा हूँ कल हिसाब किताब लगाता हूँ, फंडामेंटल बनाता हूँ, अगर लग सके पहले तो बनाऊँगी। जिस लेवल पे टाटा मोटर यहाँ मेरी लगेगी नहीं, इट हैज़ टू गो अप टू एटलीस्ट 630 फॉर द स्ट्रैटेजी टू गेट इम्प्लीमेंटेड। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये मैं लगा सकता हूँ 630-40 के ऊपर लगेगी जाके स्ट्रैटेजी मेरे टारगेट के हिसाब से, तब मुझे कंफर्ट आएगा इसके अंदर। राइट, मनोज जी ठीक कह रहे हो। सारी बातें बता दी, कोई कमी पेशी लगी हो तो बताओ। तो वीडियो का मज़ा आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और
अच्छा, मेरी टीम का नंबर है 7011-323-077-70-11-323-077। अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से खुलवाइए। कोई दिक्कत आती है डीमेट अकाउंट खुलवाने में, प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने में, कोई चीज़ समझ नहीं है, कैसे ऑर्डर डाले जाते हैं, किसी जैसे ब्रैकेट ऑर्डर का क्या मतलब है, आपका जीटीटी ऑर्डर का क्या मतलब है, कैसे डाला जाता है, तो मेरी टीम आपका पूरा हेल्प करेगी। हमारा पर्पज़ है ज्ञान बढ़ाना। कहते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, हम कहते हैं ज्ञान सबको देना ज्ञान रे, तो ज्ञान देने का पर्पज़ है। कोई दिक्कत है आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उससे अकाउंट खुलवाए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।